स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, जेआरएफ हुआ हो या नेट हुआ हो, सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ ही वो सभी स्टूडेंट जो अपेयर हुए थे एग्ज़ाम में बट अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ, उन सब को मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आने वाले एग्ज़ाम के लिए। यहाँ सबसे ज़रूरी ये है स्टूडेंट कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें तो सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसे एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के टाइम पर, क्योंकि कई बार जब फेलियर्स हमें मिलते हैं तो ऐसे में हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। बट मैं यही कहूँगा कि डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटी इस बार हम लोगों को मिली है। जिन बच्चों ने शायद जनवरी या फरवरी से पढ़ना स्टार्ट किया, मार्च में एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए अब जून का अटैम्प्ट भी है। मोस्टली अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको एक बात बता सकता हूँ, ज़्यादातर बच्चे जो यूजीसी नेट में फ़ेल होते हैं उसका एक बड़ा रीज़न ये है कि जब एक बार एग्ज़ाम होता है तो आप ऑल ऑफ दी सडन अपनी सारी स्टडीज़ को, जितना भी आप पढ़ते आए हैं अब तक, उसको सब छोड़ के आप वेट करने बैठ जाते हैं रिज़ल्ट का। बट आई थिंक सही अप्रोच ये होती है कि कोई भी अच्छा स्टूडेंट जो कि बहुत ऑनेस्टी से पढ़ रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, उसको एग्ज़ाम देकर ही समझ में आता है कि उसका स्कोर क्या हो सकता है, क्या उसने अच्छा परफॉर्म किया है या नहीं किया है। तो ऐसे में अपनी स्टडीज़ को ना रोकिए। अभी जब रिज़ल्ट आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अब हम दोबारा से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मार्च में एग्ज़ाम होने के बाद अब तक क्या कर रहे थे, मिड अप्रैल आ चुका है, तो स्टूडेंट्स ने यही कहा कि सर हम रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स आपने कहीं ना कहीं एक महीने को बर्बाद कर दिया है। तो ऐसा आप ना करें, अभी से अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कीजिए। जून के एग्ज़ाम के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। साथ ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि पॉलिटिकल साइंस में जितने बच्चे अपेयर कर रहे थे इस बार, उनमें से ज़्यादातर बच्चे जिनका मुझे कॉल आया, जिनसे बात हुई, ऑनलाइन बैचेस के जो बच्चे हैं या ऑफलाइन बैचेस में जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स करते हैं तो ये पॉइंट मैं हमेशा रेज करता हूँ कि सिलेबस के जो डिफरेंसेस हैं आपके बेस सिलेबस के अंदर और यूजीसी नेट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा है। उस वजह से मल्टीपल एरियाज़ ऐसे होते हैं जो अनटच होते हैं। साथ ही बहुत सारे थिंकर्स, बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ या थॉट जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना, जो यूजीसी नेट के सिलेबस का हिस्सा है, वो आपके सामने जब आते हैं तो आप एग्ज़ाम में ऑफ कोर्स आप जब क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं तो उनका आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट एक और कॉमन प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी टॉपिक को पढ़ा, जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखते हैं तो कई बार आप जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चंस को गलत अटैम्प्ट कर देते हैं। बट जब आंसर की आपके पास आती है तब आपको लगता है कि नहीं, इसका आंसर ये नहीं, आंसर दूसरा ही था जो मैंने पहले सोचा था एग्ज़ाम के टाइम पे। तो यहाँ पर अब ज़रूरी है कि अगर आप जून के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो कुछ चीज़ों को समझिए अपनी सिलेबस में। ऑल्दो मैं हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आपका जो स्टडी पैटर्न है एग्ज़ाम को लेके, उसको ज़्यादा फोकस किया जाए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपका डेली बेसिस का शेड्यूल, आपकी कंटिन्यूटी, ये सब बहुत मैटर करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। सिंगल माइंडेड फोकस आपका होना चाहिए। मल्टीपल चीज़ों को टारगेट करके आप कोई भी एग्ज़ाम फोकस नहीं कर सकते। हम यूपीएससी में ऐसा कहते हैं कि पर डे का टारगेट होना चाहिए, वीक या मंथ का टारगेट नहीं, क्योंकि वो कभी अचीव नहीं होता। अब यहाँ पर अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपके सिलेबस में से मैं कुछ यूनिट को पिक करता हूँ अभी, जो आपके लिए डेली बेसिस पे कवर अप करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज यहाँ पर कुछ एरिया कॉन्सेप्चुअल है जहाँ पर आपको सोच के आंसर करना है, बट कुछ एरिया डायरेक्ट होता है जहाँ पर डेटा बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 7 की बात करूँ तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करती है, बैकग्राउंड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके साथ डील करती है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर डेट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं, केस स्टडीज़ है, ये सब है जो फिक्स है। अब ऐसे में अगर आप कहें कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें याद नहीं आया और घर आने के बाद याद आया, तो उसका एक रीज़न यही है कि आपकी रिवीजन अच्छे से नहीं हुई है, या फिर आपने जल्दबाजी में सिर्फ चीज़ों को पढ़ तो लिया है बट उसको मेमोराइज़ करने की बार बार कोशिश नहीं की है। तो ऐसे कंडीशन में यूनिट नंबर 7 से अगर आप डील कर रहे हैं तो ये ज़रूरी आप ध्यान रखिए कि आप टाइम टू टाइम टिल योर एग्ज़ाम पर वीक रिवीजन का टारगेट रखिए, ताकि चीज़ें फिक्स आपके माइंड में रहें। उसके बाद मैं यूनिट नंबर 5 के कुछ एरियाज़ की बात करूँगा। ऑफकोर्स यहाँ पर थ्योरीज़ पे काफ़ी फोकस है और उसके पहले जो पार्ट हैं वो थ्योरीज़ के साथ ही डील कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स के साथ डील कर रहे हैं। बट इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ दी पार्ट है यूनिट का, 70% ऑफ दी यूनिट नंबर 5 का जो पार्ट है वो डील करता है डेटास के साथ।
यूनाइटेड नेशन क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इनके मेंबर्स के बारे में या ऑब्जेक्टिव्स के बारे में या कुछ और करंट डेटा, इस तरह के पॉइंट्स पे ये टॉपिक फोकस करते हैं। तो यहाँ पर भी चीज़ों को याद रखना या रिवाइज करना टाइम टू टाइम आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा और कौन सी यूनिट्स हैं जहाँ पर हमारे पास फिक्स डेटा है? फॉर एग्जांपल यूनिट नंबर 6। अब अगर आपने पढ़ा है इंडियन फॉरेन पॉलिसी को तो यहाँ कोई थ्योरी नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप समझे चीज़ों को तो हम 1947 से लेके अब तक भारत की अप्रोच उसके नेबर्स के साथ या फिर इंटरनेशनल ऑर्डर में क्या रही, हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या है, कूटनीतिक स्तर पर हम क्या काम कर रहे हैं, पहले यूएसएसआर, अब रशिया, अमेरिका के साथ, मिडल ईस्ट के साथ आपके संबंध कैसे रहे, फार ईस्ट के साथ संबंध कैसे रहे, उन सब के ऊपर एक एक डेटा एनालिसिस होता है यहाँ पर जो ज़रूरी है हमारे लिए। हम इसी डेटा को याद रखें, हम अलग अलग ट्रीटीज़ को याद रखें, अलग अलग समय पे हमारी कूटनीति में या डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस आए देशों के साथ। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि चीज़ें याद रखने की हैं, मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं जो कि रिवीजन रिक्वायर्ड है टाइम टू टाइम। इसके बाद क्या आता है यूनिट नंबर 10। यूनिट नंबर 10 जब हम पढ़ते हैं तो कुछ लोग इसको इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे डालते हैं, बट बेसिकली ये पॉलिसीज़ के साथ डील कर रहा है। मनरेगा क्या है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जैसे पार्ट जो हैं इन सब से डील कर रहा है। तो यहाँ पर भी चीज़ें याद रखने के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अब नॉर्मली क्या होता है, सिलेबस में चीज़ों को बहुत डिटेल में नहीं डाला गया, बट एग्जामिनर भी स्मार्ट है, वो जब आपसे पूछते हैं कि मनरेगा तो इसका मतलब ये है कि उससे जुड़ी हुई हर एक चीज़। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इस बार जो क्वेश्चंस आए हमने उनको फोकस किया, ना सिर्फ ये पूछा गया पॉलिसी के बारे में कि पॉलिसी क्या है, इस तरह की बातों पे फोकस किया गया है, जबकि इस बार डिपार्टमेंट्स के ऊपर भी फोकस कर लिया कि कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आती है ये पॉलिसी। तो इस तरह के पॉइंट्स में हमारे लिए करंट नॉलेज, एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ द टॉपिक बहुत ज़रूरी हो जाती है। सिंपल शॉर्ट याद रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर भी। अब क्या इसके अलावा कोई एक टॉपिक है या यूनिट है जहाँ पर चीज़ें सिर्फ याद रखनी है, कोई नई थ्योरी या नया आइडिया यहाँ पर हमें नज़र नहीं आता? तो मैं कह सकता हूँ कि यूनिट नंबर 3 इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, ये पार्ट जो है हमारा बेसिकली इसमें भी चीज़ें याद रखने की है। अब स्टूडेंट ये कहेंगे कि सर इंडियन पॉलिटिकल थॉट तो थिंकर्स के आइडिया है, बट अगर आपने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझा है तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट की इस बात पे क्रिटिसिज्म भी होती थी जो वेस्टर्न फिलोसफर करते थे कि ये तो कॉपी पेस्ट हो रखा है। बट यहाँ पर हम ऐसा नहीं कहते हुए ये चीज़ समझेंगे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में जो मैक्सिमम थिंकर्स इन्वॉल्व हैं उनका टाइम वो है जब इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रही थी। तो मोस्टली राइटिंग्स जो हैं उनके द्वारा स्टार्ट की गई मूवमेंट्स जो हैं, उनकी जो न्यूज़पेपर्स उस समय उन्होंने लॉन्च किए अलग अलग, उस तरह की चीज़ों पे फोकस ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर भी लर्निंग पार्ट बहुत ज़्यादा है, मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। ऑफ कोर्स स्वामी विवेकानंद जैसे थिंकर्स को जब आप पढ़ते हैं तो इनके आइडियाज़ या विवांता की थ्योरी, या अगर आप कौटिल्य को पढ़ेंगे तो इसमें धर्मशास्त्र जैसी चीज़ें, ये भी अगर आप पॉइंट्स देखेंगे तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो डाइवर्सिफिकेशन में जा रही है, बिल्कुल स्टेट ये वर्क करती हैं। तो यहाँ पर चीज़ें याद रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो हमारे सिलेबस की 5 यूनिट्स तो सिर्फ इसी चीज़ पर बेस्ड हैं कि आप चीज़ों को याद कैसे रख पाते हैं, ठीक है। और रिवीजन यहाँ पर टाइम टू टाइम रिक्वायर्ड है। वीकली रिवीजन साइकिल अगर आप रखेंगे तो ये चीज़ें आपको याद रह सकती हैं ईजिली। लॉन्ग लास्टिंग कोई भी चीज़ आपको याद नहीं रहेगी। अगर आप किसी आईएएस ऑफिसर से जिसने रिसेंटली यूपीएससी में टॉप किया है उससे 2 महीने बाद कुछ पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वो भी भूल चुका होगा। बट ऐसे में रीज़न क्या होता है कि आप कंटिन्यूटी को मेंटेन नहीं रखते हैं। एग्ज़ाम हो आप चिल्लो के एकदम से बैठ गए, ऐसा हमें नहीं करना है। अब इसके अलावा उन पार्ट्स पे आते हैं जहाँ लॉजिकल सेंस आपको लगाना है, कॉन्सेप्ट्स के ऊपर चीज़ें बेस हैं। यूनिट नंबर 1 जो डील करती है थ्योरीज़ के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्या है रियलिज़म, आइडियलिज़म। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि चीज़ों को पढ़ने के बाद आप सेल्फ कंक्लूड करके उसको अपने दिमाग में एक प्लानिंग के साथ फिक्स करें कि अगर रियलिज़म की बात हो रही है किसी भी कॉन्सेप्ट में, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट, तो उसका मतलब ये है कि लिबरल जब वर्ड आया तो दैट मीन्स इंडिविजुअल फोकस है हमारा। डेमोक्रेटिक आया तो दैट मीन्स यहाँ पर डेमोक्रेसी किस तरह वर्क करेगी जहाँ लिबरल आइडियोलॉजी होगी, ठीक है। और स्टेट जब आया तो स्टेट का क्या रोल है ऐसे पे। तो इन तीनों को जब हम देखते हैं तो ये तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके बारे में बात कर रहे हैं कंबाइंडली। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझना होता है।
वहीं यूनिट नंबर 2 डील करती है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के साथ, जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत चैलेंजिंग हो जाते हैं। बहुत सारे थिंकर्स के आइडिया या विचार उनके एक समय के साथ डिपेंड करते हैं, चेंज भी हो रहे हैं आइडियाज़, नई थ्योरीज के साथ उनमें बदलाव भी आ रहे हैं। सेम इन दी यूनिट नंबर 1 हम यहाँ रियलिज्म को पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हम लोग नियो रियलिज्म, नव यथार्थवाद क्या है, उसको पढ़ते हैं। तो इस तरह की जगहों पे तो मैं मानता हूँ कि कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा यूनिट नंबर 4 की अगर आप बात करें तो यूनिट नंबर 4 एक ऐसा एरिया है जहाँ पे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी चैलेंज हो जाती है बच्चों के लिए, और कई बार ये समझना भी मुश्किल है कि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो टेक्निकली हैं कहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन पे कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि ये डेफिनेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आया होगा, ठीक है। बट फिर आप जब उसको ढंग से पढ़ते हैं तो रियलाइज़ होता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये एक सेपरेट क्वेश्चन है, कंपेरेटिव से है। इवन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में जब आप स्टेट थ्योरीज जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के नाम पढ़ने को मिलते हैं। सेम एग्जांपल मैं अपनी क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा था। फॉर एग्जांपल अगर आपने पॉलिटिकल रिजीम्स के बारे में पढ़ा और वहाँ पर आपको कुछ देखने को मिला, या कॉन्स्टिट्यूशन या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जैसे टॉपिक्स पढ़े, एरिस्टोटल का नाम पढ़ने को मिला और क्वेश्चन में एरिस्टोटल का नाम हुआ, तो आप में से 90% स्टूडेंट क्वेश्चन को ढंग से पढ़े बिना सोचेंगे कि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का क्वेश्चन है, और ऐसे में ही आप गड़बड़ कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इस यूनिट को भी जब आप पढ़ें तो बहुत लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर अप करने की कोशिश करें। इसके बाद एक और यूनिट हमारे पास आती है जो है यूनिट नंबर 9, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एक चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ हम इन 5 यूनिट्स की टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो मेमोरी बेस्ड हैं, चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसा है, जितने भी थिंकर्स आए, थ्योरीज आई, वहाँ भी चीज़ें याद रखने की हैं। बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दी गई अप्रोचेस, चाहे वो मैनेजमेंट की हो, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ कोई कॉन्सेप्ट हो, या किसी भी थिंकर ने जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है उन पे बातें की हों, ये सब भी चीज़ें समझने की ही हैं। तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये 4 यूनिट ऐसी हैं आपकी जो किसी भी ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसका बेस अच्छा नहीं है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। तो ऐसे में आपकी ग्रेजुएशन और मास्टर्स का बेस कवर अप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ग्रेजुएशन करे हुए बहुत टाइम हो चुका है, या फिर उनकी ग्रेजुएशन जो है किसी और सब्जेक्ट में हुई थी, मास्टर्स में पॉलिटिकल साइंस में किया, या फिर थर्ड केस ऐसा हो सकता है जहां ग्रेजुएशन आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है या किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जहां पर आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से नहीं हो पाई। तो ग्रेजुएशन का बेस बहुत मैटर करता है। अब सिर्फ एक यूनिट ऐसी बचती है आपके सिलेबस में जिसको मैं इसी कैटेगरी में डाल दूंगा, वो है यूनिट नंबर 8, जो इंडिया के अंदर इस पर्सपेक्टिव पे बात करती है कि पॉलिटिकल ऑर्डर्स क्या क्या हैं, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करती है, और इंडिया के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह चलते हैं, किस तरह की आइडियोलॉजी है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अलग अलग ट्राइबल मूवमेंट्स कैसी चली। तो इसमें 2 पार्ट हम इसके करते हैं। एक पार्ट तो हमारा इस एरिया में आएगा और दूसरा पार्ट आ जाएगा इस एरिया में, जहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में समझेंगे, रिलीजन का क्या रोल है, कास्ट, कम्युनिटी, एथनिसिटी, इनका क्या रोल है, वो सारा पार्ट हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट में लेंगे। वहीं जहाँ पर हम मूवमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया में क्या ट्राइबल मूवमेंट्स चली, अलग अलग समय में पीसन मूवमेंट्स क्या थी इंडिया के अंदर, फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स टू द मॉडर्न एरा, ये सब पार्ट हमारा याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। तो इस तरह से अगर हम अपने सिलेबस को बांध के चले या समझ के चले तो जून वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर यह भी ज़रूरी है कि जब आप 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स के साथ डील कर रहे हैं तो जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, 2019 के बाद जो चेंजेस आए हैं आपके सिलेबस में वो बहुत मेजर चेंजेस हैं। 55% के अप्रॉक्स आपका सिलेबस बहुत जगह पे बदल चुका है, कई यूनिट कम्प्लीटली चेंज हो गई हैं। तो ऐसे में 10 ईयर्स क्वेश्चन के बेसिस पे सिर्फ आप चीज़ों को कवर अप ना करें, 2019 से लेके अब तक के जो आपके पेपर हुए हैं आप उनको देखिए, ताकि आप ये समझ पाए कि क्वेश्चंस की डेप्थ किस एरिया से कितनी हो सकती है। एंड डेफिनेटली आपकी बेस नॉलेज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। एंड द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस टू ऑल स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर दी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस, कोई भी क्वेश्चन आप जब पढ़ें तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आंसर दें,
जल्दबाजी में सिर्फ कुछ पॉइंट्स को पढ़ के आंसर देने की कोशिश ना करें। कई बार एग्ज़ाम में हम ऑप्शंस के ऊपर ज़्यादा फोकस हो जाते हैं और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को जज करते हैं, बट ऐसा नहीं है क्योंकि बहुत सिमिलैरिटी है चीज़ों के बीच में, ऐसे में गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। तो आई होप जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा था वो आप लोगों को समझ में आया है। साथ ही आपके किसी भी डाउट के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए कि किस तरह के डाउट्स आपको इस बार एग्ज़ाम में आए, या कौन से एरिया आपको टफ़ लगे, या इंडिविजुअली आपको आपके सिलेबस में कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा टफ़ लगती है और उसे कैसे पढ़ना चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। आपके कमेंट्स को भी मैं आंसर करूंगा पर्सनली, तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा एरिया ईजी या टफ़ लगता है। थैंक यू स्टूडेंट।